नरेश मीणा एक बार फिर से बहुत समय के बाद एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसी जगह पर जहां पर देवली उनियारा में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन अब की बार ऐसा क्या है कि टोंक में वो सारी की सारी मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ है पायलट का गढ़, दूसरी तरफ है टीना डाबी, तीसरी तरफ है नरेश मीणा। तो ये जो समीकरण है टॉक के, वो किस दिशा में इन तीनों को ले जाने वाले हैं, करेंगे विस्तार से चर्चा इस पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से नरेश मीणा काफी समय के बाद एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार लग तो रहा था कि वो पहले चांदना के गढ़ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब फिर से वहीं देवली उनियारा आ चुके हैं। वहां की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देवली उनियारा पर वापस उनका फोकस वापस लौट आया है? चांदना के क्षेत्र को क्या वो छोड़ पाएंगे? क्या लग रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा ने अपनी राजनीति की शुरुआत ईस्टर्न राजस्थान से की थी और किरोड़ीलाल मीणा के साथ से शुरू किया था। और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा भी कभी लालसोट से, कभी सवाई माधोपुर से, तो कभी ईस्टर्न राजस्थान के दौसा से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो ये भी पूरे ईस्टर्न राजस्थान को आजमाना चाहते हैं। और आपने देखा कि पिछले चुनाव में जो अंता का चुनाव था, उस चुनाव में भी इन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद एक ऐलान कर दिया था कि अब मैं अपनी पिछली तीनों सीटों पे एक्टिव रहूंगा। और साथ में उसके बाद उन्होंने अशोक चांदना की भी एक सीट ले ली थी। लेकिन अगर इसमें कॉमन फैक्टर समझे जाए तो ईस्टर्न राजस्थान और खासकर हाड़ौती की राजनीति पे उनका विशेष फोकस रहता है। लेकिन आप इस बात को समझिए, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे अंता हो, और फिर चाहे एक और जो सीट वो लड़ रहे थे वो हो, और अब अशोक चांदना की भी सीट हो, इन तीनों सीटों पर ये ऑलरेडी 2-2 महीना उस वक्त काम कर चुके थे। 50-50 हजार वो वोट ला चुके थे। तो ये तीनों सीटों पर इनका थोड़ा बहुत काम हो चुका है। अब ये उन सीटों पर लगातार रहकर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं ताकि 2028 में ये अपने कैंडिडेट्स खड़े कर पाए, खुद खड़े हो पाए कहीं से, और जहां से भी उनको सबसे ज्यादा समीकरण लगे वहां से खुद खड़े होकर आसपास के दूसरे कैंडिडेट्स को दूसरी जगह दे दें। ये इनका पूरा लक्ष्य लगता है। और कहीं ना कहीं देवली उनियारा में अगर आप देखें तो वहां पर हरीश मीणा जीते। हरीश मीणा भी मीणा समाज से आते हैं। तो पूरे हाड़ौती को इन्होंने बांटने की कोशिश की है। अगर आप देखें अगड़े बनाम पिछड़े में, तो अगड़ी जाति में धारीवाल की राजनीति चलती है या राजनीति चलती है प्रमोद जैन भाया की, जबकि पिछड़ी जातियों में राजनीति चलती है नरेश मीणा की, प्रहलाद गुंजल की, इन सब की। तो ये अगड़े बनाम पिछड़े का खेल है और ये पूरे हाड़ौती में आजमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने उस बात को भी काफी सीरियसली ले लिया है जो राजेंद्र गुड़ा ने इनके बारे में कही थी एक बार, कि ये टिकट देने वाले बनेंगे, टिकट लेने वाले नहीं। और अगर आप इनके और स्टेटमेंट्स को और भाषणों को भी थोड़ा गौर से समझें तो उन्होंने एक पब्लिक रैली में ललकारते हुए ये बात कही थी कि इस बार कांग्रेस से मैं टिकट नहीं मांगूंगा, कांग्रेस खुद मेरे पास आके कहेगी कौन सी 5-7 सीटें चाहिए तुम्हें। तो आप समझिएगा, वो बोलते, सोचते, कहते, करते इसी डायरेक्शन में काम है कि 4-5 सीटें, 5-7 सीटें, वो एक सीट पर फोकस करने का कोई विचार ही नहीं बना रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अभी हम हाल ही में टॉक गए थे, जब राधा मोहन दास और सचिन पायलट के बीच में गर्मा गर्मी हुई थी, उस समय जब हमने जनता की समस्याएं सुनी, करीब से जाना, बहुत परेशान है जनता, सड़कें टूट रही हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इन सारे मुद्दों को अगर नरेश मीणा तरीके से उठा देते हैं, भुना लेते हैं और करवा देते हैं आम जनता की समस्याओं का समाधान, तो क्या लगता है कि लोग इन्हें ही ज्यादा तवज्जो देंगे फिर पायलट को भूलकर? इस बात को आप राजनीति में गांठ बांध लीजिए कि जब शांति नहीं है तभी क्रांति चाहिए, जब काम से शांति नहीं है तभी क्रांति चाहिए, और जहां पे क्रांति चाहिए वहीं पे नरेश मीणा जैसे लोग चाहिए। लेकिन शांति क्रांति के बीच एक सच्चाई ये भी है कि क्रांति आने के बाद भी अगर काम ना हो
तो जनता ऐसी क्रांति को भी कुछ समय बाद नकार देती है। तो क्रांति लाओ, लेकिन बेनीवाल जैसी लाओ कि क्रांति लाने के बाद काम तो हो जाए कम से कम। जी। तो नरेश मीणा की क्रांति को सलाम है। अगर वो उस क्रांति के जरिए उस सीट पे काबिज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो फिर ऐसी क्रांति को भी आने वाले वक्त में लोग नकार देंगे। इस बात को उन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक टोंक का कलेक्टर जो भी रहा है, पहले सौम्या झा थी, अब टीना डाबी बन गई है, तो नरेश मीणा के कलेक्टर से भी काफी ज्यादा मान लीजिए तनातनी रहती है और कभी भी बनी नहीं है, हमेशा कलेक्टर के खिलाफ ही रहे हैं। टीना डाबी नरेश मीणा को कैसे संभालेगी? उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप इस बात को समझिए कि ये कहां से निकल कर आए हैं नरेश मीणा, इस चीज को समझना होगा। ये स्टूडेंट लीडरशिप से निकल कर आए हैं, छात्र संघ चुनावों से निकल कर आए हैं, जो हर बार इसी तरह से लड़ा जाता है कि वीसी को कोई छात्र से धमका रहा है, किसी टीचर को धमका रहा है, किसी स्टाफ को धमका रहा है और स्टूडेंट का काम करवा रहा है। इसी परिपेक्ष को, इसी तरह की राजनीति वाले जब बढ़ते हैं ऊपर, तो फिर ऐसी राजनीति करते हैं कि अधिकारियों को धमकाएंगे और पब्लिक का काम कराएंगे। और कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है। आप इस बात को समझिएगा कि एक नेता कौन होता है। चुनाव जीतने के बाद वो जनता का आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। चुनाव जीतने से पहले वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव तो होता है, बस उस पे मोहर नहीं लगी होती। तो जब आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो तो उस जनता से जिससे आप टैक्स लेकर तनख्वाह पाके काम कर रहे हो, अगर उसका काम नहीं करोगे तो जनता बोलेगी तो सही। अब आपको इस बात को समझना होगा कि सारी जनता नहीं बोल सकती, वो रोटी पानी के जुगाड़ में सुबह से शाम तक लग जाती है। तब ऐसे नेताओं की लीडरशिप चाहिए होती है जो उस जनता के बिहाफ पे डांटे, फटकारे। आप इस बात को समझ के चलिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला होता है, किसी कंपनी का मालिक, उसका एक एम्प्लॉय भी ढंग से काम नहीं करे जिसको वो तनख्वाह दे रहा है, तो वो उसे डांटता है, कहता है। बहुत ज्यादा काम नहीं करते तो जोर से भी डांटते हैं। तो जनता तो इन सारे सरकारी नौकरों की एम्प्लॉयर है। वो तो ये सारे सरकारी नौकर जिस कंपनी में काम करे उसके असल मालिक है। उन्हीं के टैक्स के 30% पैसे से तो इनकी नौकरियां चल रही है। तो क्या उनको हक नहीं है कि इन आईएएसओ को, इन अधिकारियों को, अगर वो काम नहीं कर रहे जो जनता के लिए होना चाहिए था, तो उनको डांटे, फटकारे? बिल्कुल है। आप तो समझिए, ये तो सीधा सीधा हम पायलट पे भी सवाल खड़ा कर सकता है ना, उनका ये एक्शन नरेश मीणा जो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पायलट के गढ़ में इन सारी समस्याओं को अगर वो उठा रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं, तो ये सीधा सीधा पायलट से भी सवाल क्यों नहीं बन रहा है? बिल्कुल होता है। देखिए, आप मेरी बात समझिए कि व्यवस्थाएं अपोजिशन और सत्ता से चलती है। अब अपोजिशन में पार्टी वाइज तो अपोजिशन में पायलट बैठे हैं, लेकिन वहां के वो विधायक हैं और इसीलिए सत्ता वहां का काम करा नहीं रही। अब ऐसे में पायलट को भी आवाज उठानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और नहीं करे तो वो लोग जो आने वाले समय में वहां से लड़ना चाहते हैं या पीछे वहां से लड़े हैं, वो आवाज उठाएंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल है, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और दूसरी बात, आपको ये भी समझना होगा कि हर नेता चिल्ला के, डांट के, डपट के काम नहीं करता। कई नेता ऐसे भी होते हैं जो साइलेंटली भी काम कर जाते हैं। तो सचिन पायलट उनमें से हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे समीकरण है जो देखने होंगे। कई नेता हनुमान बेनीवाल जैसे भी होते हैं जो डांटेंगे और काम भी कराएंगे, जो अधिकारियों को लपकाएंगे भी और उनसे दोस्ती भी रखेंगे, जो सत्ताधारी पार्टी को बहुत कुछ बोलेंगे भी और आशुतोष की बर्थडे में भी बुला लेंगे। ये भी तरीका होता है। तरीके अनेक हैं, पर उनमें से काम कौन करा सकता है, लोगों की बात कौन सुन सकता है, लोगों की पीड़ाएं कौन हर सकता है, लोगों को उनकी तलाश है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा पर लोगों की ये जो तलाश है वो खत्म होती है या नहीं, किस तरीके से टीना डाबी नरेश मीणा को हैंडल करती है नहीं, और पायलट तक क्या संदेश जाता है इन धरने प्रदर्शनों का, और आगे आने वाला समय इन सारे सवालों के जवाब देगा। अगर आपके पास है इनके जवाब तो लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।